जी कर दीजिए। येन धौता गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं चिह्नन् तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सुप्रभातम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। हमने पूर्व कक्षा में हमने समस्त धातु तक पढ़ा था। हम अभी ईशा से और ईद इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम ना धातु कौन सी है, अद विद, ये धातु की पहचान करेंगे जब, तो ये धातु कैसी मौत है हमारी, तवर्गीय अंत है कि नहीं, तवर्गीय वर्ण इनके अंत में है। तो एक सूत्र, अब देखिए तवर्ग को निमित्त मान करके हमने तवर्ग के स्थान पर क्या क्या, तवर्ग ऐसी कवि स्थिति होती है जब हमें तवर्ग निमित्त बनता है। ठीक है, देखिए एक तो बनता है जब हम ष्टुनाष्टुहु अथवा स्तोह ष्टुनाष्टुहु सूत्र हो, तब हमारा तवर्ग क्या होता है, स्थानीय रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हमें तवर्ग ऐसा कोई शब्द मिलता है तब तो हमको सूत्र लगाने हैं, यदि नहीं मिलता है तो सामान्य सूत्र हमारा क्या है, खरीचा और झलाम झसी। यदि आपको अद के बाद में चार चतुर्थ और तृतीय वर्ण मिलेगा तो आपको क्या करना है, अद को अद ही रहने देना है, मतलब दा के स्थान पर दा कर देना है। ठीक है, और जब आपको द्वितीय और प्रथम वर्ण मिलेगा तो आपको अद के स्थान पे क्या करना है, आपको ता प्रथम वर्ण कर देना है। ठीक है, खरीचा सूत्र का अर्थ है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में आपका प्रत्यय आया अधातु है, अधातु में प्रत्यय आया ती प्रत्यय है। ठीक है, अद प्लस ती, ती ता प्रत्यय कैसा, जो बाद में हमारा ती में जो ता है वो कैसा प्रत्यय है हमारा महोदय, वो प्रथम वर्ण है। ठीक है, अर्थात हमें भी क्या करना है, खरीचा सूत्र के द्वारा अद में जो दा है उसको क्या करना है, चर आदेश करके अत्ति हो जाएगा। ठीक है महोदय, तो अत्ति, अत्तः, अद था खरीचा लगाया तो अत्तः, अद प्लस अंति अदंती। किस कारण से, बाद में हमारा खर प्रत्याहार नहीं है। ठीक है, खर प्रत्याहार मतलब द्वितीय प्रथम, और यहाँ तो हमारा स्वर है बाद में, इस कारण से ता को दा को ता नहीं हुआ, अदंती बन गया। अत प्लस सी, तो द है, द के बाद में स जो है हमारा, ये खर प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है, हाँ आता है, ऊष्म है। तो हमने क्या कर दिया, ता को क्या कर, दा को क्या कर दिया, ता कर दिया प्रथम वर्ण, तो अत्सी हो गया। ठीक है, अत्थः, अत्थ, अदमी, अद्वह, अदमह। कोई दिक्कत हुई, क्योंकि ये जो मी वह मह प्रत्यय जो है ये आपके खर प्रत्याहार में नहीं आते हैं, इस कारण से दा को ता नहीं हुआ। तो देखिए सबसे बड़ा इसमें रोल क्या है, आपका निमित्त। आपका निमित्त जो बाद वाला वर्ण है वो आपका सबसे बड़ा कारण है। जब बाद वाला वर्ण द्वितीय प्रथम हुआ तब हमने प्रथम कर दिया, जब बाद वाला आपका स्वर हुआ तब हमने कुछ नहीं किया, जब बाद वाला आपका या मतलब द्वितीय और प्रथम से भिन्न हुआ तब भी हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब चलते आगे। इसके बाद क्या है सूत्र, अत्तु, अत्तु कैसे बनेगा आपको पता लगा, अद धातु तु प्रत्यय अत्तु, अद धातु तात प्रत्यय अत्तात, खरीचा लगाते जा रहे हैं, अत्ताम अदंतु, अद्धि नहीं लगा इसमें। ठीक है, इसमें अदंतु में खरीचा नहीं लगा। ठीक है, अब देखिए अद प्लस धी आया, अब देखिए ही आ गया। आपको मैंने बताया था एक सूत्र कि जैसे ही प्रत्यय आएगा तब आपको एक सूत्र का ध्यान रखना है, जब आपकी धातु झलंत हो और प्रत्यय क्या हो, ही हो। कौन सा सूत्र बताया था, एदि कुझल्यभ्यो हेर्धिः, कुझलभ्यो हेर्धिः। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपकी हु धातु तो नहीं है,
पर झलंत धातु है। आपकी अद धातु झलंत है कि नहीं है महोदय? यदि आपकी धातु झलंत मिल जाती है और उसके बाद में ही प्रत्यय आता है तो आपको क्या करना है? ही प्रत्यय के स्थान पे क्या करना है? धी करना है। धा नहीं, धी करना है पूरा। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए बोलना है हेर धी ही। सूत्र में क्या बोल दिया? हेर धी ही बोल दिया, ठीक है। अब जब आपने इसमें एक बोल लेते हैं, अब जो आपकी धातु अद थी पहले और ही प्रत्यय था, ठीक है, तो ही प्रत्यय पर होने पर क्या हो गया? इस सूत्र के द्वारा भुजल भी हेर धी के द्वारा ही के स्थान पे क्या हो गया? धी हो गया। अब ये जो धा है ये आपका चतुर्थ वर्ण है। चतुर्थ वर्ण होने के कारण इसके क्या होगा? दा के स्थान पर दा ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसमें सूत्र नहीं लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, दा के स्थान पर दा भी करेंगे, ठीक है ना। दा के स्थान पे दोबारा क्या कर देंगे? दा कर देंगे, ठीक है। तो बन गया आपका अद्धि, ठीक है। इसके बाद रूप देखिए, अत्तात, अत्तम, अत्ता, अदानी, अदाव, अदाम। पता लग गया आपको कैसे बना आपका, ठीक है। अब इसके बाद रूप देखिए, आपका शब्द बन रहा है आदत। क्या बन रहा है? आदत। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अद धातु हमारी कैसी धातु है? अजादी धातु है। कैसी धातु है महोदय? अजादी। अजादी होने के कारण इसमें आठ जादी नाम सूत्र के द्वारा किसका आगम होगा? आठ का आगम होगा। किसका होगा? और आठ अष्ट से वृद्धि हो गई, क्या बन गया? आ और आद, अद मिलके क्या बन गया आपका? आध, ठीक है। अद धातु है आपकी, हमने आठ का आगम करा, ठीक है, और आठ अष्ट से वृद्धि कर दी, आ और आ में वृद्धि होकर क्या बन गया? आ बन गया, ठीक है। अब द के बाद में प्रत्यय क्या है? त, ठीक है। ये स्थिति घट रही थी। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा पिछली पूर्व कक्षा में, हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रत्यम हल। क्या सूत्र कहता है कि हलंत धातु से परे अप्रत्यक्ता सा प्रत्यय का लोप होता है। तो हलंत धातु है कि नहीं? आपकी धातु हलंत है और आपका अप्रत्यक्त प्रत्ययता और सा है, तो इसका लोप प्राप्त हुआ। पर सूत्र क्या आ गया हमारा? अदह सर्वेशाम। क्या है महोदय? अदह सर्वेशाम। ये कहता है कि अद धातु से परे आने वाले अप्रत्यक्त प्रत्यय को, अप्रत्यक्त प्रत्यय कौन कौन से हैं आपके? बताइए। ता और सा। उन ता और सा प्रत्यय को क्या करना है आपको? अट का आगम करना है। किसका आगम करना है? अट का। अब जब आप ता और सा प्रत्यय को अट का आगम करेंगे तो अट, अट आया, ठीक है। अब देखिए किसको आगम हो रहा है? ये अप्रत्यक्ता और सा को हो रहा है। किसको हो रहा है? अप्रत्यक्ता और सा, ठीक है। अब इसमें टा की संज्ञा है, इसका मतलब क्या है? आद्यंतौ टगितौ। तो टा की संज्ञा होने कारण ये कहां बैठेगा? जिसको हो रहा है उसके आदि में बैठेगा। तो आ ता के आदि में बैठ गया तो क्या बैठ गया? आ बैठ गया, ठीक है। अब आ बैठने के कारण अब ये धातु आपकी झलंत हो गई क्या? नहीं हुई झलंत, मतलब हलंत नहीं है। अब आपकी धातु हलंत नहीं है, इस कारण से क्या हो गया? अब ता प्रत्यय का लोप नहीं हो पाएगा, ठीक है महोदय। तो क्या बन गया? आदत। एक बार फिर से बताइए ना प्लीज। जी, ये इतनी स्थिति तक तो आप गए थे। अल धातु थी, आठ का आगम किया हमने, आठ अष्ट से वृद्धि करके आद बन गया और ता प्रत्यय बाद में आया। सूत्र आया हमारा हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रत्यम हल। उस सूत्र के द्वारा अप्रत्यक्ता प्रत्यय के परे होने पर इस सूत्र के हलंग्याभ्यो सूत्र के द्वारा ता प्रत्यय का लोप प्राप्त था। पर सूत्र आया हमारा, क्या सूत्र आया? अदह सर्वेशाम। अदह अदह सर्वेशाम सूत्र के द्वारा क्या हो गया महोदय?
अपृक्त प्रत्यय को, सर्वेशाम का मतलब है कि पहले सूत्रों में क्या होगा, कभी कोई आचार्य का मत चल रहा होगा, कभी किसी आचार्य का मत चल रहा होगा, ठीक है। पर इस सूत्र में सभी आचार्यों का मत एक साथ हो गया, सभी आचार्यों का मत क्या हो गया, एक साथ हो गया। तो कह रहे हैं सर्वेशाम मतलब सभी आचार्यों के मत में क्या होता है, अद धातु को अपृक्तता, अद धातु से परे अपृक्तता प्रत्यय को क्या होता है, अट का आगम होता है। अब जब और हम लोग आपने ने अट का आगम तो ऑलरेडी कर दिया आद धातु में, फिर इसमें प्रत्यय के हिसाब से भी अट का आगम करेंगे। वो देखिए नहीं, महोदय, निकल है। वो अटका किया है, हाँ। अटका नहीं किया है। नहीं वो बात आपकी ठीक है अद बिल्कुल। धातु में हम लोग ने अट का आगम तो किया है ऑलरेडी, तो फिर जी, इसमें जी। तब सब प्रत्यय में फिर से अट का आगम करेंगे। अब तो एक लंग बात लकार का है समझिए ना, लकार के लिए है। जी, वो तो लंग लकार के लिए है यहाँ पे आठ तो। यहाँ समझिए महोदय कि आपने आजादी धातु को किया है, किसको किया है, आजादी धातु को। और यहाँ किसको कर रहे हैं, आप अपृक्त प्रत्यय को कर रहे हैं। तो आपका निमित्त अलग अलग है कि नहीं है। हमें वही बोलना था, मैंने 2 बार आगम होगा क्या इसमें? हाँ 2 बार आगम होगा, एक बार आजादी धातु मान करके आठ का आगम हुआ और आठ अष्ट से वृद्धि हुई, और अध धातु है, और अध धातु के बाद में अपृक्तता प्रत्यय को, अपृक्तता सा प्रत्यय को क्या होता है, अट का आगम होता है। तो अट का आगम में आ गया, ठीक है। अब आ आने के बाद में ये धातु आपकी हलंत नहीं बची, ठीक है। अब इसके बाद में इसका ता का लोप होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब धातु अपृक्त नहीं बची, वो हलंत नहीं बची। प्रत्यय तो हमारा अपृक्त है पर धातु हलंत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार हमारी अध धातु है, उसके बाद में हमने आठ का आगम किया, आठ अष्ट से वृद्धि कर दी, तो क्या हो गया, आ हो गया, आद बना। उसके बाद में प्रत्यय स प्रत्यय, इसमें भी हमारा स का लोप प्राप्त होता, पर अपृक्त प्रत्यय है स, इसलिए क्या हो गया, अधः सर्वेशाम, इस सूत्र के द्वारा अट का आगम हो गया, ठीक है। तो आ बैठ गया। अब ये धातु हमारी हलंत नहीं है, तो अब क्या हो गया, आदस बन गया। अब आपको बताइए कि अब ये पद बन चुका है आदस, अब इसके पद के अंत में सा को क्या हो जाएगा, रू विसर्ग हो जाएगा, तो बन जाएगा हो जाएगा कि विसर्ग हो जाएगा, आदह, ठीक है। तो आदत आदह, देखिए आदत आताम आदन। अब आपका जो अंग था अद, उसकी जगह आपको क्या प्रयोग करना है, आद का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना होता है, आद। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आठ का आगम हुआ था और आठ अष्ट से वृद्धि होकर आपका अंग क्या बन गया था, आद बन गया था, ठीक है। तो आदह आत्म आत्त, आदम आद्व आत्मा। आदम में क्या हुआ, आद प्लस अम आया, ठीक है। तो आदम, आध्व में आद प्लस व, आध्व। आदम में आद प्लस म, आत्मा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए अद धातु है और प्रत्यय क्या है महोदय आपका, यात। ये प्रत्यय आपका यात प्रत्यय खर प्रत्याहार में आता है, नहीं आता है। इसका मतलब आपको दावता नहीं करना है। निमित्त याद रखिएगा, निमित्त आपका बहुत ही जरूरी है। निमित्त के अनुसार ही कार्य चेंज होता रहता है, ठीक है। अब आपका अद्यात बन गया, क्या बन गया आपका, अद प्लस यात अद्यात, अद प्लस यातम अद्यातम, अद प्लस यु अद्युः, अद्याह अद्यातम अद्यात, अद्याम अद्याव अद्याव, ठीक है। अब इसी प्रकार हमारी धातु आई विद धातु। कौन सी धातु हमारे, देखिए कौन सी धातु हमारी विद धातु है, ठीक है। अब आप सभी से क्या कर सकते हैं, विद धातु के बाद में आपको विद धातु की पहचान करिए। अब आपने जब, तब विद धातु कैसी है आपकी, तवर्गीयांत है प्लस उसकी उपधा में क्या है, ई है, लघु इक है। तो आपको याद हो गया कि जैसे लघु इक आएगा और लघु इक के बाद में कौन सा प्रत्यय आएगा, पित प्रत्यय होंगे। तो आपको ई को क्या करना है, ए करना है, मतलब विद है तो विद को क्या करना है, वेद करना है। कब, पित प्रत्यय के परंपरा। तो पित प्रत्यय आया तो विद को वेद बन गया, और खरीचा से जब तो होके क्या बन गया, वेदती। समझ में आया खरीचा क्यों लगा मत है, क्योंकि बाद में ता है। तो विद वेद वेदती, कुछ नहीं होगा। जब आप
खरीचा आपको जहां आपने जैसे पूर्व सूत्र में खरीचा लगाया वैसे ही आपको लगाना है। पर एक चीज क्या है यहाँ पर चेंज क्या हो गई कि विद धातु, वो धातु अद थी, उसमें उपधा में लघु इक नहीं था, इसमें लघु इक है तो इसको गुण करना है। तो वेत्ति वित्तः गुण नहीं हुआ तो वित्तः, और विदन्ति इसमें यहाँ पर गुण भी नहीं हुआ और चर भी नहीं हुआ। ठीक है, वेत्सि वित्थः वित्था, वेद्मि विद्वः विद्मः। ठीक है, क्लियर हो गया महोदय? अब देखिए वैसे तो अगर देखा जाए तो ये जो सूत्र है विदो लटुआ, ये सूत्र आप जब लिट लकार पढ़ेंगे तब भी पढ़ सकते हैं, पर लेकिन एक सामान्य तौर पे बता देता हूं आपको, क्योंकि आपने मतलब फिर बोलेंगे कि ये वेद बनता है, कैसे बनता है सूत्र जब प्रवृत्त हो रहा है वेद धातु के लिए। ठीक है, तो ये सूत्र है, जब हम अष्टाध्यायी क्रम खोलेंगे, अष्टाध्यायी क्रम अभी मैं आपको अष्टाध्यायी क्रम बोल के जाता हूँ। तो अष्टाध्यायी क्रम में क्या है कि सूत्र आपका लिट लकार जब आप प्रत्यय करते हैं तो लिट लकार के लिए एक सूत्र लगता है परस्मै पदानाम नलतु सुस्थ लतु सणल वमाहा। ठीक है, सामान्य तौर पे भी सुनिए, तो देखिए तो देखिए, ये देखिए अब यहाँ पर आपको परस्मै पदानाम नलतु सुस्थ लतु सणल वमाहा सूत्र दिख रहा है आपको। ठीक है, दिख रहा है सभी को? ये थोड़ा वैसा थोड़ा बोलने में अजीब सा लगता है, पर लेकिन ठीक है। अब इस सूत्र में लिट की अनुवृत्ति आ रही है, किसकी अनुवृत्ति आती है? लिट की। सामान्य तौर पे समझिएगा, अभी यहाँ पर इसका कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं है कि आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि लिट का प्रयोजन है। अभी आप लिट नहीं पढ़ रहे हैं, जो लोग लिट पढ़ रहे होंगे उनके लिए है, वो लोग थोड़ा समझ सकते हैं कि लिटस् तथयो रेश लेख सूत्र के द्वारा लिट की अनुवृत्ति आती है। तो ये कहता है लिट परस्मै पदानाम, तो क्या लिट लकार के परस्मै पद प्रत्ययों को क्या होता है? नल अतुस उस, थल अतुस आ, नल वाम। सबसे पहले मुझे बताइए कि परस्मै पद में कितने प्रत्यय होते हैं? कोई बता सकता है? किसी भी लकार के परस्मै पद में कितने प्रत्यय होते हैं? 9। ठीक है, 9 प्रत्यय। हाँ, 9 प्रत्यय होते हैं। अब ये कह रहा है कि लिट लकार के परस्मै पद के प्रत्यय को क्या होता है? ये आदेश होता है। ठीक है, और ये भी कितने हैं? ये भी आपके 9 हैं। कितने हैं? 9। देखिए नल, गिनिएगा, नल अतुस उस 3 हो गए, थल अतुस आ 3 हो गए, 3 3 6, और नल व म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके प्रत्यय थे तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, तो आप उनको क्या कर देंगे? टिप के स्थान पे क्या करेंगे? पहला वाला नल। ठीक है, मतलब पहले के स्थान पे पहला, दूसरे के स्थान पे दूसरा, तीसरे के स्थान पे तीसरा। पहला प्रत्यय क्या होता है आपका? टिप। पहला प्रत्यय क्या होता है? टिप प्रत्यय होता है। टिप के स्थान पे आपने क्या किया? नल। दूसरा प्रत्यय आपका अतुस, मतलब दूसरा प्रत्यय आपका होता है टिप तस, तो तस के स्थान पे आपने क्या किया? अतुस। ठीक है, तीसरा प्रत्यय होता है आपका टिप तस झी, तो झी के स्थान पे आपने क्या कर दिया? उस कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर आगे हम गए तो सिप प्रत्यय, कौन सा? टिप तस झी सिप, तो सिप के स्थान पे हमने क्या कर दिया? थल कर दिया, अथुस, और फिर सिप थस, थस के स्थान पे अथुस, था के स्थान पे अ, फिर आया मी के स्थान पे नल, और मी क्या था? मिप वस मस, और वस और मस के स्थान पे क्या कर दिया? वा और मा कर दिया। सामान्य तौर पे बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने लिट लकार के सारे प्रत्यय हम चेंज कर देंगे परस्मै पद में। ठीक है, इसी प्रकार जब इसका हम जब ये पढ़ रहे थे तब इसके बाद एक अगला सूत्र आया विदो लटोवा। क्या सूत्र आया? क्या सूत्र है? विदो लटोवा। अब देखिए सूत्र का अर्थ क्या बना कि परस्मै पद में, सूत्र क्या है? परस्मै पदानाम, तो कह रहा है परस्मै पद में नल अतुस उस, थल अतुस नल वामा, ये आदेश होते हैं। ठीक है, अब इसकी अनुवृत्ति किस में जाएगी?
विद धातु में, इस सूत्र में विदो लटवा में, तब इसने कह दिया कि परस्मय पद में विद धातु के परस्मय पद में, मतलब विद धातु के लट लकार के परस्मय पद में क्या अर्थ बना, बताइए, कोई तो बोलिए। निकुंज मोदी की आवाज नहीं आ रही, बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। विद धातु के परस्मय पद में, लट लकार के परस्मय पद, लट लकार के परस्मय पद। ठीक है। तो केवल लट बोलने पर लोट लंग इत्यादि अन्य जगह नहीं होगा, ठीक है ना, केवल कहाँ होगा, विद धातु होगी। कि पहला देखिए, पहला धातु आपकी विद होनी चाहिए, विद के अलावा कोई और धातु होगी उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। ये प्रत्यय होते हैं जो नल अतुस, ये प्रत्यय होती है लिट लकार में होते हैं, ठीक है। पर इसने क्या कह दिया कि विद धातु को लट लकार में लट लकार। पर लेकिन इसने नित्य नहीं कहा, इसने क्या कह दिया, वाह। वाह मतलब क्या होता है, दोनों विकल्प से। ठीक है। अब विकल्प से मतलब एक पक्ष में आपके जो प्रत्यय हैं वो रहेंगे और एक पक्ष में आपको क्या हो जाएगा, आपको ये प्रत्यय करने हैं, ठीक है। नल तुस वाले आएंगे। हाँ, तो अब आप ये कर सकते हैं। अब आपको ये बात पता लग गई इस कारण से सूत्र ने ये कहा। अब इसको देखिए सूत्र को, जब आप इसमें नल अतुस उस थल अतुस अनलवामा प्रत्यय लगाएंगे, तब आपको क्या करना है, सिर्फ क्या करिए कि इन प्रत्ययों इनको याद कर लीजिए अभी, ठीक है। क्योंकि जब आप लिट लकार पढ़ेंगे तब आपको ये बनाने आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसके पीछे अगर हम गए वेद बनाने के चक्कर में, तो वेद कैसे बना, विदतु कैसे बना, विदुहु कैसे बना, ये सब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें, ठीक है, या फिर आप एक सामान्य तौर पे पढ़ सकते हैं। आप ये कर लीजिए, आप प्रत्यय याद करिए केवल, ठीक है। कौन सा क्या करिए, आप केवल प्रत्यय याद करिए। पहले ही बताइए टिप के स्थान पे क्या होगा, नल। तो जब आप पढ़ ही रहे तो बता ही देता हूँ एक बार, नहीं तो फिर अतुस 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 पहले टिप प्रत्यय हमारा, ठीक है। अतुस टिप अभी करिए वहां टिप में? टिप 10 जी, ठीक है। सिप हस था। हस था, मिप वस और मस, ये हमारे प्रत्यय हो गए। इनके बाद में आई धातु हमारी कौन सी धातु आई, विद धातु, ठीक है। क्लियर हो रहा है जी। अब इसी प्रकार ये हो गया, विद धातु है, और विद धातु के बाद में हम क्या कर रहे हैं, ये सूत्र की प्रवृत्ति कर रहे हैं। सूत्र के प्रवृत्ति आपको जब अच्छे समझ में आएगा, जब आपको प्रत्यय याद होगा। तो क्या, जैसे नल अतुस उस, थल अतुस आ, नल वामा, ये प्रत्यय है, हमें याद है। इस कारण से क्रम से करेंगे तो पहला प्रत्यय क्या है, नल। नल। टिप के स्थान पे क्या कर दिया हमने, नल कर दिया। नल। अब एक एक प्रत्यय करेंगे और उसमें इत संज्ञा भी करेंगे, ठीक है महोदय। अब नल में बताइए कि नल में इत संज्ञा किस किस की होगी, कोई बता सकता है। ल की हलंतन से होगी। हाँ, ल की हलंतन से होगी, और चोटू अणा की चोटू से, अणा की चोटू से बचेगा, क्या बचेगा आपका, आ बचेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब तस प्रत्यय आया, तो दूसरा प्रत्यय क्या करते हैं आदेश, नल अतुस, अतुस, अतुस किया आपने, ठीक है। अब अतुस में सा की किससे प्राप्त है, हलंतन से प्राप्त है कि नहीं है, नहीं सर, न विभक्त तुस्मा आया, बिल्कुल न विभक्त तुस्मा से निषेध हो गया, तो नहीं हो पाएगी। फिर आया अगला प्रत्यय आया हमारा नल अतुस उस, क्या आया, उस।
उस किया हमने। अब उसमें क्या हो जाएगा, उसमें भी सा की संज्ञा नहीं होगी, न विभक्ति तुस्मा से, ठीक है। अब फिर अगला प्रत्यय आया नल अतुस उस थल, सिप के स्थान पे क्या कर देंगे, हल। थल। अब थल में होगी कि नहीं होगी ला की संज्ञा, हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, किससे होगी, हलंत्यम से होगी। हलंत्यम से, ठीक है। तो था बचा आपका। अब विद प्लस थस आया तो नल अतुस उस थल अथुस क्या होता है, अथुस। तो आपने थस की जगह कर दिया अतुस कर दिया, ठीक है। पता लग रहा है ना आप सभी को कैसे कर रहे हैं, हम सूत्र के द्वारा आदेश कर रहे हैं, ठीक है। अब अतुस होगी, इसमें भी किसी की संज्ञा नहीं होगी। अब आया विद प्लस था आया नल अतुस उस थल अथुस आ, केवल आ हुआ, ठीक है ना। देखिए छठा प्रत्यय आपका कौन सा प्रत्यय, छठा प्रत्यय आ, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा है केवल आपका आ प्रत्यय, ठीक है। इसमें किसी की संज्ञा नहीं होगी, केवल अकेला ही है, आ हुआ। पांचवा छठा, छठा सातवां नौवा देखिए, आठवां सातवां आठवां नौवा देख लीजिए, तो नल व और मा, ठीक है। तो मिप के स्थान पे क्या हो गया, नल हो गया। अनल वमा हो गया, ठीक है महोदय। अब देखिए, अब इस अनल में भी आपकी एक संज्ञा होगी, तो क्या बचेगा आपका, आ बचेगा, आ बचेगा, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन से प्रत्यय आपके पित हैं, कौन कौन से अपित है, बताइए। ये ऊपर का अ थ अ ये ऊपर के आ था आ तीन प्रत्यय पित हैं और सारे प्रत्यय के आपके अपित हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो इन तीनों में गुण होगा, इन तीनों में गुण होगा, वेद, वेद 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 था, वेद, ठीक है, क्लियर हुआ। और बाकी में गुण होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि सारे प्रत्यय क्या है हमारे आपके अपित है। तो जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विदत्तुस, और सा को विसर्ग कर देना है, जहां भी सा मिलेगा उसको विसर्ग कर देना है, तो विदत्तु। फिर विद प्लस उस जोड़ देंगे तो क्या बन गया, विदुस, विदु, विदुस, ठीक है। और सा को विसर्ग कर दिया तो क्या बन गया आपका विदु, विदु, ठीक है। इसी प्रकार जब था में गए तो देखिए था प्रत्यय आपका खर प्रत्याहार है कि नहीं है, खर प्रत्याहार, तो क्या कर देंगे, खरीचा से द को ता, तब करेंगे। तो वेद था, ठीक है। आपको ये मत सोचिए कि कैसे आगे चलकर आपका दिमाग ना अपने आप ही कहेगा अरे यहाँ पर तो खरीचा लग रहा है, अरे यहाँ पर तो इतना भी लग रहा है, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब विद प्लस अथुस आया, जोड़ दिया तो क्या बनेगा आपका विदथुस, विदथु। उसी प्रकार विद प्लस अ तो क्या बनेगा आपका विदा, विदु, वेद प्लस अ का मिलकर क्या बन गया आपका विदु, वेदा, विद्वा विद्व, और विद्वा, ठीक है। क्लियर हुआ हमारे सभी का, ये हमने सामान्य तरीके से बना लिया, ठीक है। अब कैसे भगवत गीता में और उपनिषदों में ये वेद के इसी तरह के प्रयोग किए गए हैं। वेद भी वेद होता है, विदु होता है, विद्म होता है और वेद, ये यही प्रयोग होते थे। हाँ तो देखिए विद ज्ञान है, कौन सी था जानने ये की पूरी तरह से, ठीक है महोदय। अब वही जैसे बता रहे हैं रमेश महोदय जी, तो ये इसी विद ज्ञान धातु का ही बहुत जगह प्रयोग होता है वेद के लिए, ठीक है। हमारे उसमें आएगा सूत्र में, एक सूत्र है, क्या सूत्र है वो देखिए सर। ये विद्वा और विद्वम कैसे बना, थोड़ा सा वापस कुछ नहीं करा आपने, जोड़ दिया केवल,
आपने कुछ नहीं किया, आपने केवल विद और वा था जोड़ दिया तो विद्वा बन गया, और विद प्लस मा था तो जोड़ दिया तो विद्वा बन गया। ठीक है, ठीक। ये देखिए ये सूत्र है तदधीते तदवेदा। क्या सूत्र है? तदधीते तदवेदा। यहाँ वेद का मतलब क्या है कि जो जानता हो, जो जानता हो। ये सूत्र आपका जब बनता लगता है जब आप व्याकरण पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, वैयाकरण कहते हैं। जब व्याकरण पढ़ने वाले को वैयाकरण बताना हो, मतलब व्याकरण पढ़ने वाले को बताना हो, तब हम उसके क्या कहते हैं, वैयाकरण है ये। तब ये सूत्र वैयाकरण की सिद्धि करता है। ठीक है मोदी, ये प्रत्यय करता है ये। तो इसमें वेद मतलब क्या है? तद्वेद। हाँ, तद अधीते। अधीते माने क्या है? तद्वेद आपने पढ़ा मतलब स्मरण किया, ठीक है, अथवा जानता है। ठीक है, तो तद अधीते तद वेद। ठीक है, एक सामान्य तौर पे मैंने आपको इसका दिखाया कि वेद का प्रयोग सूत्रों में भी पाणिनि जी ने किया है, जानने है। ठीक है, अब हम सीधा अपने मूल मुद्दे पे जाते हैं। अब हमारा अब केवल लट लकार में करता है। ठीक है महोदय, अब लोट लकार में आपको क्या करना है, वही करना है। विद प्लस टू पित प्रत्यय तो वेद प्लस टू खरीचा चल तो करते तो वेद टू वित्तात वित्ताम विदंतु। समझ में आ रहा है सभी को क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अंतु प्रत्याघात में खर प्रत्याहार नहीं है, विदंतु हो गया। अब विद प्लस ही प्रत्यय आया। मैं चाहता हूं संचिता भगिनी जी बताएंगी कि क्या हुआ विद प्लस ही में। जी महोदय। एक मिनट, विद प्लस ही आपका ही तो एक तो ये अपित प्रत्यय है, तो यहाँ पे गुण नहीं होगा, विद का विद ही रहेगा। विद का विद ही और रहेगा। दूसरा हु झल्यभ्यो धेर्थी ही, इससे ही प्रत्यय का धी होगा, धी आदेश होगा। ठीक है, तो ही के जगह हम धी लिखेंगे, ही की जगह धी लिख दिया और फिर बस जो राम जैसी लगाइए ना। नहीं यहाँ नहीं लगेगा। तृतीया है ना, तृतीया वर्ण। हाँ, तो तृतीया का तृतीया ही रहेगा, मतलब तो तृतीय वर्ण ही रहेगा। करेगा तो सही। करेगा दा के स्थान पे फिर दोबारा दा दा कर का दिया। दा ही रहा। दा का दा कर दिया तो क्या बन गया, विद भी बन गया आपका। ठीक है, सभी समझ में आया? जी महोदय। अब वित्तात वित्तम वित्ता। ठीक है, क्लियर हुआ? वित्तम कैसे बना? विद है, कुछ नहीं करा, बस खरीचा लगा कर जोड़ दिया। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको कुछ धातु अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। ठीक है, जो चीज आपको काफी फायदेमंद रहेगी आपके लिए। अब वेदानी वेदावा वेदावा। ठीक है, अब हमारा लकार आया महोदय। विद धातु के लोट लकार के लिए फिर से इन्होंने एक समस्या खड़ी कर दी। कह दिया कि क्री धातु के आपको रूप याद होंगे सभी को। ठीक है, क्या बनता है क्री धातु का लोट लकार में? क्या बनता है बताइए? कौन सा धातु? क्री, जो क्री करने। कुरुताम करोतु कुरुताम कुर्वन्तु। करोतु कुरुताम। ठीक है, कुरुताम। आपको क्या करना है कि यहाँ पर विद धातु में विदाम लगा करके, मतलब आपको विकल्प से करना है। अन्य तरह से हम ये सूत्र भी अन्य तरह से मतलब विकल्प से कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, विदाम करोतु। ठीक है, आपको विदाम शब्द का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? विदाम। और क्री धातु के रूप चलाने हैं। ठीक है, किसके रूप चलाने होते हैं? क्री धातु के। ठीक है, अब देखिए विदाम करोतु, कुछ नहीं करना। विदान आपको एक बार आपको विदान बस ध्यान रखना है। विदान कैसे बना अभी आपको मैं बताऊंगा कि क्यों बना, कैसे बना। ये मान लीजिए विदान कुर्वन्तु इति अन्य तरस्याम, तो विदान कुर्वन्तु इन्होंने निर्देश कर दिया, सूत्रकार ने क्या कर दिया, निर्देश कर दिया है। ठीक है, ठीक है महोदय, तो सूत्रकार ने निर्देश किया है कि विदान करोतु कुर्वन्तु, ये रूप बनाइए आप। मतलब विदान करोतु, विदान कुरुतात, विदान कुरुताम, विदान कुर्वन्तु। ठीक है, आपको इसके रूप एक बार क्री धातु के रूप याद होंगे।
करोतु कुरुतात कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतात कुरुतम कुरुता, करवाणी करवावा करवामा, हम लोग बना चुके हैं पहले भी, ठीक है। अब आपको क्या करना है बस कि विधान शब्द को जोड़ना है, तो विधान करोतु, विधान कुरुतात, विधान कुरुताम, विधान कुर्वन्तु, ठीक है महोदय। सूत्र क्या है आपका जो ऐसा कह रहा है करने के लिए, विधान कुर्वन्त्वित्यन्यतरस्य, ये सूत्र कहता है कि विद धातु से लोट लकार के प्रत्यय परे होने पर विद को विदाम होता है, ठीक है। अब आपने विद को क्या करना है, आपको विदाम करना है, विदाम। उसके बाद क्री धातु के लोट लकार के रूप लग जाते हैं, तो क्री धातु के लोट लकार के रूप को प्रयोग करना है, ठीक है। तो क्री धातु के लोट लकार के रूप बनाना हम तनादिगण में सीख चुके हैं, हमने भी सीख लिया महोदय, सीखा है कि नहीं सीखा है। तो अब हमको क्या करना है, विद को विदाम बनाना है। जब विदाम के बाद में हमने करोतु लगाया, ठीक है, तो विराम के बाद में विद को हमने विराम बना लिया, किसके द्वारा, इस सूत्र के द्वारा, ठीक है। अब विराम बना लिया, अब इसके बाद में क्री का प्रयोग करना है, क्री का लोट लकार में क्या बनता है, करोतु बनता है, करोतु, ठीक है। अब देखिए आपका म है, तो आप क्या कर देंगे, आप इसको जल्दी से अनुस्वार कर दीजिए और अनुस्वार से परसवर्ण करके न कर दीजिए, ठीक है। तो विधान करोतु, विधान कुरुतात, विधान कुरुताम, विधान कुर्वन्तु, समझ में आया महोदय आपको। ये भी कहीं पर या तो आप वेत्तु भी बोल सकते हैं, वेत्तु, ठीक है, ये रहा, वेत्तु भी बोल सकते हैं, अथवा विधान करोतु भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही अर्थ है दोनों, ठीक है महोदय, समझ में आपको। अब देखिए, अब लंग लकार के हमने लट और लोट के रूप बना लिए, ठीक है। थोड़ी विद धातु टेढ़ी है थोड़ी, अभी इसमें और सूत्र लगेंगे, ठीक है महोदय। एक धातु में इतने सूत्र लगेंगे, सो याद कैसे रखेंगे हम लोग, प्रयोग, अभ्यास, प्रयत्न जूम करो तुम। हाँ जूम कर रहा हूं अभी मैं। तो देखिए सिजभ्यस्त तविदिभ्यश्च, ठीक है। अब हमारा लंग लकार आया, तो सूत्र हमारा क्या है, सिजभ्यस्त तविदिभ्यश्च। इसमें ये कहता है कि सिच, याद रखिएगा सामान्य तौर पे, ठीक है, आपका मैंने बताया था कि जब आपका अंग अभ्यस्त होता है तब आपको कितने प्रत्ययों में चेंज करना होता है, तीन प्रत्ययों में। क्या कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, एक होता है अंति की जगह अति, अंतु की जगह अतु, और एक अन की जगह उहु, मतलब जुस, ठीक है। अब ये अन की जगह उहु किस सूत्र से द्वारा आया, वो सूत्र यही सूत्र है, सिजभ्यस्त तविदिभ्यश्च, ठीक है। समझ में आपने इसको, मैंने आपको क्या कहा था कि यदि आपका अंग अभ्यस्त हो तो उसके बाद तीन प्रत्ययों में चेंजेस आते हैं, अंति की जगह अति, अंतु की जगह अतु, और अन की जगह उहु, ठीक है। अन की जगह उहु किस सूत्र के द्वारा आ रहा है, तो इस सूत्र के द्वारा कैसे आ रहा है, अब देखिएगा। ये सूत्र कहता है सिच से परे, सिच एक प्रत्यय होगा, ठीक है, लुंग लकार में, ठीक है। जब आप लुंग लकार पढ़ेंगे तो सिच एक प्रत्यय होगा, तो सिच प्रत्यय के बाद में जब झी आएगा तो उस झी के स्थान पे आपको क्या करना है, जुस करना है। तो सिच तो हम लोग पढ़ नहीं रहे, तो हमको भी सिच की जरूरत नहीं है। अभ्यस्त भी नहीं पढ़ रहे, अभ्यस्त पढ़े थे ना महोदय, अभी तो नहीं पढ़ रहे, खैर अभी नहीं पढ़ रहे, हाँ, पर लेकिन सार्वधातुक प्रक्रिया तो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, उसमें तो अभ्यस्त आएगा। तो जब भी आपका अंग अभ्यस्त होगा तो अन की जगह उहु कौन करेगा, ये सूत्र करेगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें अभ्यस्त पड़ा है, तो क्या है अभ्यस्त से परे। और क्या कहता है, और कह रहा है विद धातु, कह रहा है विद धातु से परे आने वाले नित लकार, मतलब कि ऐसा लकार होना चाहिए जिसमें न की इत संज्ञा हो, ऐसा लकार हो जिसमें न की इत संज्ञा हो, उसी के झी के स्थान पे क्या करेगा, ये जुस करेगा। अर्थात लट लकार में झी आएगा तो उसके स्थान पे जुस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा महोदय, क्योंकि वो उसमें न की संज्ञा गित नहीं हुआ, गित नहीं है, ठीक है, वो क्या हमारा टित है। समझ में आया सबको, इसमें लिंग लकार में भी होगा, हाँ लिंग लकार में भी होगा, आप करिए, क्या दिक्कत है।
ठीक है महोदय। अब पर लेकिन उस समय की स्थिति आपको अपने आप पता लग जाएगी, ठीक है ना, क्या होगी, पर लेकिन आपको बस इतना करना है। तो आपने क्या कर लिया, अन की जगह आपने ऊ कर लिया, ठीक है। अब आपका प्रत्यय क्या है, त ताम ऊ, त तम स तम त अम वाम, वही प्रत्यय आपके, कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। अब आपको क्या करना है, केवल आपको याद रखिएगा सभी लोग, आप पहले केवल जोड़ दीजिए। अवैध, अवैध कैसे बनेगा, कोई बता सकता है मेरे को? विद धातु है आपकी, अट का आगम करेंगे तो क्या बनेगा, अविद। हाँ। क्या बनेगा, अविद। अभी अब अविद, आप अविद के बाद में प्रत्यय आपका है ता प्रत्यय, ठीक है महोदय। विद धातु थी और उसमें हमने अट का आरंभ किया तो बन गया अविद। अविद के बाद में हमारा प्रत्यय है ता प्रत्यय। ता प्रत्यय हमारा अपृक्त है कि नहीं है, अपृक्त है। और धातु हमारी कैसी, हलंत है, तो सूत्र तुरंत याद आ जाएगा, हलं ज्ञाभ्यो दीर्घात से वृत्तम हल, लोप कर देगा ता का, तो बेचारा ता चला जाएगा, ठीक है। और पर उससे पहले क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, क्योंकि ता हमारा पित्त प्रत्यय था, ठीक है। अब हमारा अवेद बन गया। अब सूत्र आपको याद है, वावसाने, अवसान में विकल्प से क्या होता है, चर होता है, तो एक पक्ष में चर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, अवेद। और एक पक्ष में क्या रहेगा, दा ही रहेगा, अवेद, ठीक है, ठीक है महोदय। ये हमने पढ़ लिया, अवेद अवेद बना लिया। इसके बाद में सामान्य विद धातु आई, अट का आगम गया, अवेद हो गया। और ताम प्रत्यय कैसा है हमारा, अपित है, अपिस प्रत्यय हला दिए, कुछ नहीं किया हमने, खरीचा से चर तो करके जोड़ लिया, खरीचा लगाना है, खरीचा मुख्य है आपका, याद रखिएगा। बाद वाले के प्रत्यय को देख करके खरीचा प्रयुक्त होता तो खरीचा लगाइए, यदि झलाम दृश्यसी प्रयुक्त होता झलाम दृश्यसी लगाइए, क्योंकि धातु में अंतिम वर्ण हल है और प्रत्यय आपका जब हल मिल जाएगा, दो हल व्यंजन एक साथ मिलेंगे तब आपको संधि पर विचार करना पड़ेगा, ठीक है महोदय। अविदुह में नहीं करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक आपका हल है और एक आपका स्वर है उस, ठीक है। जोड़ दे तो अविदुस और अविदु, अवेद अवेद। अब आपको अवेद अवेद बनाने तो आ गए, कोई दिक्कत नहीं। ये अवेह कैसे बना है, ये अवेह कैसे बना है, हमको ये सीखना है। सूत्र है आपका, पहले इससे पहले सूत्र, इसको सीखने से पहले हम सारे बना लेते हैं एक बार। तो अवित्तम अवित्ता, कोई दिक्कत, अविद अम प्रत्यय आपका पित है तो गुण हो गया अवेदम, अविद्वा अविद्मा, ये प्रत्यय आपके अपित हैं, इसलिए क्या हो गया, आपने कुछ नहीं करा, जोड़ दिया। और इनको चर तो भी नहीं होगा, चर होगा इनको नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वा और मा प्रत्यय कैसे हैं आपके, खर प्रत्याहार में नहीं आते हैं। विद धातु के बाद में यात याता मीहु प्रत्यय, सारे के सारे अपित प्रत्यय, क्या करना है, केवल जोड़ दिया। तो विद्यात विद्याताम विद्युः विद्याहा विद्यातम विद्याता विद्याम विद्याव विद्याम, क्लियर हो गया महोदय। अब चलते हैं अवेही कैसे बना। तो सूत्र है आपका दश्च, सूत्र क्या है, दश्च। ये सूत्र कहता है कि लंग लकार के स प्रत्यय परे होने पर, लंग लकार के स प्रत्यय के परे होने पर, ये क्या कहता है, दकारांत धातु जो पद उस दकार के स्थान पर विकल्प से क्या करता है, रू करता है। क्या करता है, विकल्प से दा के स्थान पर रू करता है, रू करता है। अब एक बार इस सूत्र को देखते हैं, थोड़ा कुछ पता लगे, कैसी जानकारी मिलेगी कुछ। ये तो सुनिए, ये वाला तो नहीं है, दश्च भी दो हैं हमारे। पहली जानकारी क्या मिली कि दश्च दो सूत्र हैं, ठीक है। एक सूत्र आपका सातवें अध्याय के दूसरे पाद का है और एक है आठवें अध्याय के दूसरे पाद का, ठीक है। अब देखिए इससे पूर्व है क्या लिखा है, दकारांत धातु, धातु आपकी कैसे होनी चाहिए, दकारांत, दकारांत। और उसके बाद में प्रत्यय क्या होना चाहिए हमारा, सिपी, सिप, सब, सिप मतलब सा, सिप मतलब सा बचेगा, ठीक है ना, क्या होता है। अब आपको क्या करना है, सिप मतलब सा, जब आप, और उसके बाद में क्या करना है, उस दा के स्थान पे क्या करना है आपको,
रू करना है, ठीक है। कैसे करना है? विकल्प से करना है। तो देखिए विद धातु के बाद में अवेद बना आपका, सॉरी अवेद, अवेद बना। इसके बाद में प्रत्यय क्या है? सा प्रत्यय आया, ठीक है। तो अब सा प्रत्यय के परे होने पर आप क्या, पहले आपने क्या करा कि सा प्रत्यय के परे होने पर इसको क्या कर दिया? रू कर दिया, ठीक है। विकल्प से करेंगे मतलब एक पक्ष में आपका अवेद अवेद बनेगा, दूसरे पक्ष में क्या बनेगा वो देखिए। जब आपने रू कर दिया तो रू में ऊ की संज्ञा कर दी और रा बचा। अब ये रा आपका हलंत है कि नहीं है? तो रा को देख करके क्या हो गया? हलंग आप भी दीर्घ से प्रत्यमान से सा का लोप हो गया, अवेद बना। अब रा को विसर्ग कर देंगे, खरवसान में विसर्जनीय, क्या हो जाएगा आपका? अवेद। समझ में आया सभी को? हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है हमको, दा के स्थान पर रू करना है, मतलब रा करना है, और रा को फिर विसर्ग कर देना है। तो विद धातु थी, विद को हमने वेद बनाया, और वेद में क्या करा? वेद में दा को रा करके विसर्ग कर दिया, तो वे हे बन गया, ठीक है। विकल्प से करता है दा के स्थान पर रा, तो एक पक्ष में दा रहेगा, और जब दा रहेगा तो क्या बन जाएगा? अवेद अवेद, ये रूप बन जाएगा। समझ में आपको सभी को? मनीष महोदय, लंग लकार नहीं आएगा ये? हाँ जी, लंग लकार नहीं आएगा जी, बोलिए। एक बार वो अष्टाध्यायी वाला डिस्प्ले करेंगे जस्ट 1 मिनट के लिए। अभी यही सूत्र का 10 का जस्ट ऊपर की लाइन देखिए कितनी अनुवृत्ति आ रही है, जस्ट लोगों को दाह की आ रही है, छोटा सा सूत्र है लेकिन अनुवृत्ति कितनी आ रही है। तो सिप की, रू की, वा की, धातु की, सबकी अनुवृत्ति आ रही है। इसलिए कहते हैं ना, देखिए महोदय कि वैसे सही बात बताऊं मैं आपको, जो लोग प्राचीन व्याकरण पढ़ते हैं वो नव्य व्याकरण के थोड़ा मतलब अनुबंध सी रहती है उनमें। सही बताऊं मैं, क्योंकि मैं तो व्याकरण पढ़ा हूं, मेरे को पता है। तो जो प्राचीन व्याकरण पढ़ते हैं उनकी सिद्धांत मतलब नव्य व्याकरण वालों से थोड़ी अनुबंध सी रहती है, और जो नव्य व्याकरण पढ़ते हैं वो सिद्धांत प्राचीन व्याकरण वालों को थोड़ा वैसा मानते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को अपोजिट मानते हैं। पर हमारे गुरु जी का कहना था कि तुमको दोनों विषय पढ़ने हैं, प्राचीन व्याकरण भी पढ़ना है और नव्य व्याकरण भी पढ़ना है। तो इसलिए मैं दोनों पढ़ता हूं, ठीक है। इस वजह से क्या है, दोनों पढ़ने की वजह से जितने नव्य व्याकरण वालों से अगर आप नव्य व्याकरण पढ़ रहे हो साथ में प्राचीन व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आपको नव्य व्याकरण वालों से ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आपको अनुवृत्ति पता है। नव्य व्याकरण वालों को अनुवृत्ति नहीं पता रहती, ठीक है। पर आप प्राचीन व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आपको अनुवृत्ति पता है, पर यदि आपसे कोई शंका पूछ ले, कोई जैसे प्रश्न पूछ ले, कोई अच्छा खासा प्रश्न, तो उसका निवारण प्राचीन व्याकरण में भी होता है पर नव्य व्याकरण में बहुत अच्छे से होता है, ठीक है। मतलब ज्यादातर इस पे विचार किया गया, ठीक है। तो दोनों पढ़ना चाहिए, मैं किसी के भी विरोध में नहीं हूं, इसलिए दोनों पढ़ने चाहिए, दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ, हमने बनाया, अब हमारा ये रूप बनेंगे, ठीक है। मनीष महोदय जी जरा एक बार ये वापस बताएंगे, अवेद अवेद अवेह, अवेद अवेद confusion हुआ अवेद, इसमें। ठीक है। आप कंफ्यूजन आपका अब मिट जाएगा। आप मान लीजिए अवेद है आपका, ठीक है, अवेद, ठीक है। इसके बाद में सा प्रत्यय आया, ये स्थिति थी पहले, सबसे पहली स्थिति यही स्थिति थी, ठीक है। इसके बाद सूत्र आया आपका, सूत्र ने कहा दश्चा, वो क्या कहता है, सिप के परे होने पर द के स्थान पे क्या होता है, रू होता है। तो जब आपने रू कर दिया, द के स्थान पे रू कर दिया, एक दो विकल्प से करता है, विकल्प से मतलब आपको पता ही है कि एक पक्ष में करेगा। जब एक पक्ष में इसने किया तो दूसरे पक्ष में आपका द का दा ही रहेगा, ठीक है ना। समझ में आपको, दा का दा ही रहा, उसके बाद में सा प्रत्यय आया। जब इसमें रू कर दिया और रू में रा की ऊ की संज्ञा क्या बचा, रा बचा, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला भी आपका हलंत है और नीचे वाला भी आपका हलंत है कि नहीं है। तो आपने क्या किया, दोनों का कर दिया हलंग आपके दीर्घात से, दोनों सा का लोप कर दिया। अब आपका एक बचा है अवेद और एक बचा है अवेद।
अब आपने जब र को क्या कर दिया, खरवसाने विसर्जनीय से उस विसर्ग कर दिया तो अवेय बन गया। जब आप अवेद में गए तो एक रूप आपका अवेय बना और एक रूप आपका बना अवेद बना। फिर एक सूत्र वावसाने वो क्या कहता है कि अवसान में झल को चर होता है विकल्प से, तब इसने एक और रूप बना दिया कि एक और रूप बनेगा विकल्प से, मतलब कि उसमें जिसमें अंतिम में चर होगा, तो चर होगा तो मतलब अवेद। अवेद 3 रूप बन गए आपके। दश्च सूत्र के द्वारा ये 2 रूप बने हैं और वावसाने के सूत्र के द्वारा एक और रूप बन गया, तो 3 रूप बनते हैं। ठीक है, आपको एक बात बताऊंगा कि सिद्धांत कौमुदी में 108 रूप बनते हैं किसी शब्द के। एक शब्द है संस्कर्ता, उसके 108 रूप बनते हैं। अब आप सोचिए 108 रूप कैसे बनाते होंगे, है ना, हार्ड है ना। हार्ड है तो ये 3 रूप बनाने हैं, आप 3 रूप बना रहे हैं तो हार्ड पड़ रहा है, और वहां तो 108 रूप बनते हैं। और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, बड़े बड़े इंटरव्यू में वो 108 रूप बनवाते हैं। जो हमारे इंटरव्यू लेते हैं जो लोग, वो 108 रूप बनवाते हैं। मनीष महोदय जी, माता जी की पुस्तक में वो सूत्र नंबर गलत है क्या? फिर वो 8 to 75 होना चाहिए ना, 7-2 109 होना नहीं होना चाहिए ना याद। हाँ वो गलती से हो गया 10 वाला, 10 वाला कौन सा है? दूसरा भी देख लीजिए वो कौन सा है। हाँ, इसलिए ना याद रखिए कि करेक्ट कर लीजिएगा। 8-2 कर लेना है, ठीक है ना। 8-2 वाले जो है, जो 8 देखिए। to 75। हरिओम। हाँ जी, हरिओम। बोलिए महोदय। ये दश्चा सूत्र जो है अष्टाध्यायी में 2 बार आ रहा है। यस जी, 7-2 109 और 8-2 75, तो कौन सा वाला लेंगे हम? 875। 875 वाला। 8-2 75। 7-2 109 वाला क्यों नहीं लेंगे? वो माताजी ने उल्लेख किया जिसका। है जी, उसकी प्रवृत्ति नहीं हुई ना। 2 बार आ रहा है, 7-2 109 वाला क्यों नहीं लेंगे? 875 वाला क्यों लेंगे? देखिए, आप बताइएगा कि उसकी प्रवृत्ति, उसको क्यों नहीं लेंगे, ठीक है ना। सूत्र देख लीजिए तो पता चल जाएगा कि कह रहा है इदम शब्दस्य दकारः विभक्ति प्रत्यय परे मकार आदेशो होती है। ये आपका इदम शब्द है क्या, बताइए। नहीं, आप इदम शब्द नहीं है। ये जो दश्च सूत्र है इदम शब्द में लगता है कि इदम शब्द के द के स्थान पर क्या कर देगा, मां कर देगा, ठीक है। और अब हमको क्या कर रहे हैं, अब हम दूसरा दश्च क्यों लगाएंगे कि दूसरा दश्च कह रहा है, जो दूसरा दश्च सूत्र है वो कह रहा है धातु में लग रहा है। कैसी धातु में? दकारांत धातु में। तो ये विद धातु आपकी दकारांत धातु है कि नहीं है, इसलिए आपने लगाया, सीधी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। नहीं तो उसमें माताजी ने गलत उल्लेख कर दिया है क्या? प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है महोदय। करेक्ट कर देगा। एक बात देखिए, एक वाक्य है, पवन कुमार जी, माता जी प्रिंट नहीं करते, प्रिंटिंग एरर है, तो माता जी की गलती नहीं है, ठीक है। माताजी ने जो दिया होगा फीडिंग वाले को वही तो करेगा, वो अपनी तरफ से इतना वो बात ज्ञाता नहीं होगा। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, वो बोलना गलत है कि माता जी की गलती है, प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, थोड़ी उल्टा थोड़ा वो हो गया होगा, ठीक है ना, ऐसे बोलो। देखिए लिखा है नहीं सर्वः सर्वम जानाति। कहते हैं कि जब प्रश्न करते हैं कि पाणिनि जी ने ये वृत्ति किसने लिखी, तो कह रहे हैं कि कात्यायन जी ने लिखी। तो कह रहे अरे इतने बड़े व्याकरण पाणिनि जी जिन्होंने व्याकरण शास्त्र की रचना करी, उनसे इरित संज्ञा वाच्या इरिकीत संज्ञा करना भूल गए वो, ठीक है। जब इतने बड़े, और कहते हैं कि क्यों, क्या दिक्कत है भैया, तो कह रहे नहीं सर्वः सर्वम जानाति। कह रहे कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता है, ठीक है। जब इतने बड़े पाणिनि व्याकरण शास्त्र के रचयिता, जिन्होंने इतना बड़ा, इतना कठिन ग्रंथ लिखा, व्याकरण लिखा, जब उनसे इरित संज्ञा वाच्या मतलब इर की संज्ञा करना भूल जाते हैं और अन्य चीजें भूल जाते हैं, तो हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये मान लीजिए कभी कभी मैंने रूप बना रहा हूं, तो क्या होता है, लिखते लिखते द की जगह ता हो गया, मेरा ध्यान नहीं गया, कुछ अलग हो गया। तो बस वही है कि हम ये कहते हैं कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, जानबूझ के तो कोई गलत करता नहीं है, ठीक है ना, ठीक है महोदय।
बस ये वाक्य है। तब कहते हैं कि इसलिए कात्यायन जी ने हमारा रचना करी, इसलिए हम उनको मानते हैं। तो इसलिए बस ये वाक्य है कि नहीं सर्वः सर्वम जानाति, कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता है। ठीक है, अब देखिए आगे हमारी धातु है। मनीष जी, ये कात्यायन जी ने खाली एक सूत्र वार्तिकी लिखा है या कुछ ग्रंथ भी लिखा होगा? कुछ नहीं, कुछ ग्रंथ भी लिखे होंगे, ये ग्रंथों की तो नहीं पता, पर व्याकरण शास्त्र में उन्होंने वार्तिकें लिखी है। अच्छा मनीष जी, ये 15वां अध्याय में जो वेदविद पहला श्लोक में है, तो वो उसका अर्थ क्या होगा इसके विद धातु से? अभी हम लोग रूप बना लेते हैं, तो जो गीता में कह रही है ना, हाँ गीता में वो, हाँ तो गीता की वो चर्चा बाद में कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि ठीक है हाँ ठीक है, हमारे रूप नहीं बन पाएंगे, अभी 2 ही रूप बनेंगे केवल। ठीक है, अब देखिए अभी भी बाकी है ये, तो कह रहे हैं वेत्तेर विभाषा। अब विशेष है यहाँ पर, ठीक है, इसको आप सामान्य तौर में पढ़ सकते हैं कि कहते हैं ये कि जब समो गमृच्छी प्रच्छी स्वर त्यर्ति श्रुविदिभ्या, ठीक है, वैसे ही विद धातु आपकी परस्मै पद में, किसमें महोदय? परस्मै पद में है। जब इससे आप समुपसर्ग लगाएंगे तब ये विद धातु कैसे हो जाएगी? आत्मनेपदी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आत्मनेपदी। जब आप इस विद धातु में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे? समुपसर्ग लगाएंगे, ठीक है, सम। इस सूत्र के द्वारा। वेत्तेर विभाषा कहता है अदादिगण के विद धातु से परे आने वाले आत्म ने प्रथम पुरुष बहुवचन के प्रत्यय अते अत अताम को विकल्प से रूट का आरंभ करता है। ठीक है, हाँ भरत महोदय है क्या? यस सर जी, तो देखिए जैसे महोदय शिंगो रूट सूत्र है ना, तो शिंगो रूट सूत्र के बाद में ये सूत्र पढ़ा गया है। आपको क्या करना है कि आपको सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आपको विकल्प से करता है ये सूत्र। क्या करता है? विकल्प से रूट का आगम करेगा। किसको करेगा? तो जो आपके प्रथम पुरुष के बहुवचन में जो प्रत्यय आएंगे उनको विकल्प से क्या आगम होगा? रूट का आगम होगा। ठीक है, अब कुछ मत करिए, संविद धातु है, सम उपसर्ग लगा दे तो क्या बन जाएगी आपकी? संविद। क्या बन गई? अब संविद के बाद में प्रत्यय आता है, ते प्रत्यय है, संविद प्लस ते खरीचा लगाया संविदते। ठीक है, संविदाते। अब आया संविद प्लस अते। ठीक है, तो संविदते, और जब एक बार रूट का आगमन कर देंगे तो रूट का आगमन करने पर क्या होगा? आ जाएगा बीच में, तो अते के पूर्व में क्या आ जाएगा? रा आ जाएगा। संविद्रते, संविद्रते, हाँ विद हो गया। इसके बाद में अते प्रत्यय था। ठीक है, उस अते प्रत्यय को क्या हो जाएगा? रूट का आगमन हो जाएगा। रूट का मतलब रा आकर के बैठ जाएगा अते के पूर्व में, तो रा बैठ गया। और जब अत्यंत की तरफ से, और जब आद्यंत आदि में आके बैठ गया, और जब जोड़ देंगे तो क्या बनेगा आपका? दौर मिलके संविद्रते। और एक विकल्प से करता है, मतलब एक बार होगा एक बार नहीं होगा, इसका दूसरा रूप क्या बनेगा आपका? संविदते। ठीक है, संविद्रते, संविदते। ठीक है, अब देखिए, हाँ संविद से कुछ नहीं करना आपको, जो आपको सामान्य बताया खरीचा, संविद से, संविदाते, संविद्वे। यहां पर क्या हो गया? आपका प्रत्यय क्या है? ते आते, अते से आते, द्वे प्रत्यय। द्वे में क्या है? ध है, तो आपका संचिता भगिनी जी इसमें लगेगा क्या? खरीचा। यहाँ पर संविद प्लस द्वे है, तो यहाँ पर खरीचा लगेगा कि नहीं लगेगा? खरीचा लगेगा, नहीं खरीचा नहीं, झलाम जैसे लगेगा, और द तृतीय वर्ण है तो तृतीय ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाद में आपको द से महत्व नहीं हुआ, द से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको बाद वाला जो निमित्त है उससे दिक्कत हुई। ठीक है ना, तो संविद द्वे हो गया, संविद प्लस ए संविदे, संविद महे, संविद महे। आप एक साथ रूप बना सकते हैं, संविदताम, संविदाताम, संविद्रताम। बस विकल्प से क्या होगा? इसमें रूट का आगमन होगा। ठीक है, संविदता, संविदाताम, कुछ नहीं करना आपको, वही सूत्र, सारे सूत्र आपके पास है, खरीचा इत्यादि। यदि प्रवृत्ति है तो लगाइए, नहीं है तो प्रवृत्ति मत लगाइए। ठीक है, अब वेद के लिए आगे, ये तो वेद के लिए छोड़िए। अब आपकी धातु है हन धातु। कौन सी धातु है? हन धातु। हन धातु को और कर लेते हैं महोदय। ठीक है,
एक सूत्र आपको, इसमें दो सूत्रों का ध्यान रखना है, ठीक है। पहला सूत्र आपका क्या है, मैं आपको एक बार अंग कार्य दिखा दूं आपको, ताकि आपको पहला सूत्र आपका ये सूत्र है, अनुदात्तोपदेश बनत्तनोत्यधीनम अनुनासिक लोको झलिकिंगिति। ये 15 धातुओं के बारे में कहता है। 15 धातुओं के लिए क्या कहता है, तो कहता है इन 15 धातुओं के अनुनासिक वर्ण का क्या करना है, आपको लोप करना है। इन 15 कब करना है, झल और झलादि कित परे होने पर, झलादि कित और कित, ठीक है। और दूसरा सूत्र क्या है, अब हम हन धातु के लिए देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, हन धातु के लिए। तो हन धातु में एक और सूत्र क्या लगता है, गम हन जन खन घसाम लोपः किंगित्य नहीं। ये क्या करेगा, ये हन धातु के उपधा का लोप करेगा। किसका लोप करेगा, उपधा का लोप। समझ में आपको कुछ, उपधा में क्या है, इसमें तो और नहीं है, उसमें क्या उपधा का लोप है। हन धातु में उपधा में क्या है, अ है, हाँ, उस आ का लोप कर देगा, ठीक है। अब देखिए, और ना दोनों ही हलंत हो जाएंगे। हाँ, हा और ना दोनों हलंत हो जाएंगे, ठीक है महोदय। अब देखिए, पहले दोनों सूत्रों का आपको अर्थ समझना है अच्छे से, समझिए आराम से शांत होकर के। एक सूत्र जो ये जो सूत्र है अनुदात्तोपदेश, ये 15 धातुओं के क्या करता है, अंतिम वर्ण मतलब अनुनासिक वर्ण का लोप करता है। ये अनुनासिक का लोप करता है, वो किसका लोप करता है, उपधा का। समझ में, ये अनुनासिक का लोप करता है, वो उपधा का लोप करता है, ठीक है, क्लियर इतना। ये जो अनुनासिक का लोप करता है, इसको चाहिए झलादि कित। क्या चाहिए, झलादि कित। और इस वाले को चाहिए अजादि कित। क्या चाहिए इसको, अजादि कित। तो दोनों की का शर्त, दोनों का निमित्त भी अलग है, दोनों का कार्य भी अलग है कि नहीं महोदय। पर इनका जो स्थानीय होगा, मतलब इनकी जो धातु होगी जिसके स्थान पर कार्य करेंगे, इनमें से कुछ धातु सेम है। जैसे हन धातु सेम है, देखिए गम भी है, गम भी सेम है। गम धातु इसमें भी पड़ी गई है और इसमें भी पड़ी गई है ना। हन धातु भी पड़ी गई है, और जन धातु देखिए, जन धातु यहाँ पड़ी गई है दूसरे सूत्र में, ठीक है ना। खन धातु भी देखिए दूसरे सूत्र में पड़ी गई है। इसका मतलब अभी आपको ये समझना है। आपको समझ में आया कुछ, ये बताइए, पहले इतना बताइए, इतना समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी आया। तो महोदय यहाँ पे अगर कित बोले हैं तो सारे अपित प्रत्यय भी आ जाएंगे। बिल्कुल, यदि कित बोला जाता है और उसमें गित आ जाता है, तो गित बोलने पर अपित भी आपके सारे आ जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि झलादि अपित प्रत्यय के परिणाम पर क्या करना है, आपको अनुनासिक वर्ण का लोप करना है, और अजादि अपित प्रत्यय के परिणाम पर क्या करना है, आपको उपधा का लोप करना है। उपधा का रस नहीं, लोप करना है, लोप करना है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम आगे। हन धातु आराम से शांत बैठी हुई थी, पहले हन धातु के हम पित प्रत्यय में रूप बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता लग गया अपित प्रत्यय में तो कुछ ना कुछ होने वाला है, पता लग गया क्या करना है, तो पहले हम पित में कर लेते हैं। अपित में तो चेंज करना है, हम अब पित में देख लेते हैं। पित प्रत्यय कौन से होते हैं हमारे, बताइए। बस क्या करना है, आपकी धातु क्या है, आपकी हन धातु है, ठीक है। आपको हन धातु को क्या करना है, बस पित प्रत्ययों में जोड़िए। हन प्लस ती हंती, हन प्लस सी हंसी, हन प्लस मी हन्मी, हन प्लस तू हंतु, हन प्लस, अब हन आ गया और उसके बाद प्रत्यय आया, ता प्रत्यय आया, ठीक है। अटकागम कर दिया तो अहन हो गया, और अहन के बाद में हमने ता प्रत्यय का क्या कर दिया, फुर हो जा, लोप कर दिया, ठीक है। तो अहन हो गया आपका, और सा में भी आपने लोप कर दिया। हन प्लस आनी आव आम आया तो हन प्लस आनी हनानी, हन प्लस आव हनाम, हन प्लस आम हनाम, और हन प्लस अम अहन हो गया, अहन प्लस अम अहनम, क्लियर है। अब दिक्कत कहाँ आएगी, अपित प्रत्यय में दिक्कत आएगी, ठीक है। यदि प्रत्यय आपका झलादि है, याद रखिएगा, अपित भी कैसा होना चाहिए, हलादि नहीं कह रहा मैं, झलादि। झलादि मतलब 4 3 2 1,
आदि में हो और ऊष्म आदि में हो तभी सूत्र लगेगा। ठीक है, तो देखिए हन धातु है, क्या करता है ये झलादि किरगित प्रत्यय तो हन धातु के नकार का लोप कर देगा। तो हन धातु आई, प्रत्यय आया तह, तह प्रत्यय आपका झलादि अपित है कि नहीं है? तो ना का लोप कर देते क्या हतः। ठीक है, अब हथा, अब आपको क्या करना है, आपके जो जो प्रत्यय आपके झलादि किरगित है मतलब झलादि अपित है उसमें पहले ना का लोप कर लीजिए। तो तह प्रत्यय आपका हल तो झलादि किरगित है, झलादि किरगित है तो लोप कर दिया हतः, हतः, हथः, हन्वः। इसमें होगा क्या? नहीं होगा इसमें, क्योंकि प्रत्यय क्या है हमारा वह और मह प्रत्यय है। हाँ ये झलाद अपित है, हाँ झलादी नहीं है आपका। ठीक है ना, तो झलादी नहीं होने के कारण क्या होगा, इसमें ना का लोप नहीं होगा तो हन्वः हन्वः हो गया। ठीक है, हताम, ताम प्रत्यय झलादी हताम हो गया, हतम, हत। ठीक है, अहताम, अब अहतम, अहत। ठीक है, हन धातु है, इसके बाद में अपित प्रत्यय, तो ये याद दियाता न्यू, ये सारे अपित प्रत्यय है। पर आपके ये प्रत्यय कैसे नहीं है, आपके ये प्रत्यय आपके झलादी नहीं है। ठीक है, हलादी है, झलादी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक चीज देखिए, अब चलते हैं हम इसको, इस गम हन जन खन घसाम लोपह, लोपह छूट गया इसमें, लोपह की नित्य नगरी। देखिए सूत्र है ना, उसमें लोपा मिसिंग है। हाँ लोपा मिसिंग, ऐड कर लीजिए लोपा। ठीक है, तो आप हो सकता है कोई से ऊपर से अनुवृत्ति आती हो। नहीं, आगे वाला ये देखिए ना सूत्र दिखा दे रहा हूँ ना, मैंने सूत्र पढ़ा है ना मुझे 7 सूत्र वाला। हाँ, इसलिए सूत्र अगर एक बार सूत्र का स्टार्टिंग मिल जाता है तो फिर मैं उस सूत्र को पूरा बोल देता हूँ, तो उसमें ये लोपा भी आता है। ठीक है मुझे, तो अब देखिए इस अभी अब क्या करना है आपको, अब आपको फोकस करना है कि जब आपका अजादी किरगित प्रत्यय पर में आएगा तब आपको क्या करना है, हन धातु की उपधा का क्या करना है महोदय, लोप करना है। क्या करना है? लोप करना है। अब आप पहले तय कर लेते हैं हमारा अजादी किरगित प्रत्यय कितने हैं। ठीक है ना, पहले ये तय कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे देखिए अंति, अंतु और अन। ठीक है, ये तीन प्रत्यय आपके कैसे हैं, अजादी अपित है। समझ में आया? अंति, अंतु और अन, ये तीन प्रत्यय आपके अजादी अपित हैं। ठीक है, तो इन तीन प्रत्ययों में हम समझेंगे कि इन तीन प्रत्ययों के परे होने पर क्या करना है, हन धातु के उपधा का लोप करना है, हन धातु की उपधा का लोप करना। ठीक है, तो अब ये अहन धातु हो गई और इसके बाद में ती प्रत्यय आ गया, ये तू प्रत्यय आ गया और ये अन प्रत्यय आ गया। ये तीनों आपके अजादी किरगित है कि नहीं है, मतलब अजादी अपित है कि नहीं है। अब आपको क्या करना है, इनकी उपधा का लोप करना है। क्या करना महोदय? उपधा का लोप करना। अब जब आपने इनकी उपधा का लोप करा तो अब आपके इस प्रकार होंगे। ठीक है, अब क्या करें, एक सूत्र आता है, सूत्र है आपका हो हंतेर निन्नेषु। क्या सूत्र है? हो हंतेरणीषु। ये सूत्र केवल हन धातु के लिए, किसके लिए? केवल हन धातु के लिए। ये कहता है कि हन धातु के हा को घा होता है। क्या होता है हन धातु के हा को? उत्व होकर के घा होता है। ठीक है, तो हन धातु के हा को क्या होता है, घा होगा। पर कब होगा? निमित्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निमित्त क्या है उसका? वो कहता है या तो न बाद में हो अथवा यित बाद में हो अथवा ऋणित बाद में हो। ठीक है, अब हन धातु के हा को हम घा तो करते हैं पर हमारा जो बाद में हमारा ना तो ऋणित भी नहीं है, ऋणित है क्या?
हृणित नहीं है, यित भी नहीं है हमारा, पर ना है। ना है कि नहीं है? तो हन धातु के हा के बाद में ना है, तो हा को क्या कर देंगे हम? घा। हा की जगह घा कर दिया। अब जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? घना। घना घना। ठीक है, अब जोड़ दीजिए, इसमें अटकालम कर दीजिएगा। ठीक है, घ्नन्ति, घ्नन्तु और अघ्नन। ठीक है महोदय, देखिए घ्नन्ति, घ्नन्तु और अघ्नन कैसे बना आपको पता लग गया? वो हन्तेर्निमेषु सूत्र को ध्यान रखिए कि वो केवल हन धातु के लिए करता है, और उसको निमित्त क्या है? हन धातु के हा को करेगा। केवल किसको करेगा? हन धातु के हा को कवर करता है। कब करता इसमें है? लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कुत्व होकर। कुत्व का क्या अर्थ है? कुत्व मतलब कवर्ग होकर, मतलब कवर्गीय वर्ण होकर घा हो जाता है। समझ में आपको? जैसे हम कहते हैं ना कि चर हो गया, तो चर को कहने क्या कहते हैं? चरतु हो गया। क्या कहते हैं? चरतु हो गया, जस्तु हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार जब हम कु मतलब कवर करेंगे तो हम कहेंगे कुत्व हो गया। रू है, जैसे आपको हम कहते हैं ना रू हो गया, तो हम लोग कहते हैं रुत्व हो गया। क्या हो गया? रुत्व। विसर्ग बोलेंगे तो कहेंगे विसर्गत्व हो गया। ठीक है, इस प्रकार तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक सूत्र और आएगा केवल इस हन धातु में, वो सूत्र है हन्तेर्जः। सूत्र क्या आपका? हन्तेर्जः सूत्र है आपका। ये हन्तेर्जः सूत्र कहता है कि हन धातु को ज आदेश होता है। क्या कहता है महोदय? हन धातु को ज आदेश होता है, ही प्रत्यय परे होने पर। ही प्रत्यय के परे होने पर। ठीक है, मतलब केवल ही प्रत्यय के परे होने पर ये क्या कर देगा? हन धातु को ज आदेश कर देगा, मतलब पूरी हन धातु को ज करेगा। ठीक है, अब हन धातु में ही प्रत्यय आया तो क्या हो गया? आपका जही हो गया। क्या हो गया? जही। जही। ठीक है, तो ये आपके पूरी धातु के रूप बन गए। ठीक है महोदय, अब ईर धातु है आपका। कौन सा धातु है? ईर। चलिए यहीं तक रखते हैं, इसके बाद थोड़ा समय है तो हमने नया सोचा कि सूत्र के अंत में दो सूत्रों को अच्छे से स्पष्ट करेंगे। ठीक है, दो सूत्रों को अच्छे से स्पष्ट करें ताकि आपको आराम से दिक्कत ना हो। ठीक है, आज कौन सा सूत्र करना चाहेंगे? चलिए आपको नश्चापदान्तस्य जली और एक और दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, महोदय खरीचा भी कर सकते हैं तो कर लीजिए। क्या खरीचा और डिटेल में थोड़ा सा? ठीक है, तो खरीचा सूत्र को समझने के लिए आपको पहले एक सूत्र समझना पड़ता है। मैंने वैसे इस खरीचा सूत्र और झलाम जैसी को मैं कई बार बता चुका हूं, फिर भी इसको एक बार समझते हैं। दोनों एक ही साथ बताते हैं आप? हाँ, इन दोनों को एक साथ ही बताता हूँ, क्योंकि एक साथ बताने में बहुत अच्छा रहता है, अलग अलग बताने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब एक सूत्र और ऐड कर देते हैं इसमें। क्या था ये? अब इसमें एक सूत्र और ऐड करेंगे। ठीक है महोदय, हम लोग स्थानीय, सबसे पहला क्या है हमारा? स्थानीय आदेश और निमित्त। तीन चीजों पे हमने चर्चा करी। पहला सूत्र झलाम झसी, उसमें स्थानीय क्या हमारा? झल है। ठीक है, और आदेश क्या है? झल मतलब आपको पता ही है 4 3 2 1 और एक ऊष्मा। उसको पूरा नहीं लिखूंगा, या फिर लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं है। खाली ऊ लिख करके छोड़ दी। हाँ, ऊ लिख करके छोड़ देता हूँ, ये ठीक है ना। तो ये आपको ठीक है महोदय। अब आदेश में क्या है आपका? जश। जश मीन्स तृतीय वर्ण, ठीक है। फिर उसके बाद निमित्त क्या है आपका? झश। झश मतलब 4 और 3, ठीक है। अब देखिए ये आपकी शर्त हो गई किसकी? झलाम जश झसी सूत्र। इसमें दोनों में भी ऊष्म वर्ण तो आएगा ना? नहीं, ऊष्म आएंगे, दोनों में आते हैं ऊष्म। हाँ, जश और झश में नहीं, जश, हाँ, इसमें इनमें नहीं आएंगे, इसमें केवल 3 और 4 3 आएंगे केवल, ठीक है महोदय। तो अब इसमें भी देखिए ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सेम वही है, बस क्या दिक्कत हुई? निमित्त चेंज हो गया हमारा। खरीच अब खर प्रत्याहार होगा, 2 और 1। हाँ जी, तो खर प्रत्याहार मतलब चेंज होगा। खर मतलब 2 और 1, इसमें 4 आएगा। चर मतलब 2 और 1 और ठीक है, ये आ गया आपके। और उसके बाद क्या है आपका? निमित्त क्या है? चर में मतलब एक एक ना, एक ही आएगा, एक और श थोड़ा एक गलती ही आएगा ना। खर में खर दो में एक 2 आएगा। 1 आएगा, हाँ, हाँ, खर में आपके 2 और 1। अब देखिए एक बात बताइए, अब आपको कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपको क्या गलत है क्या सही है इतना तो पता लग गया ना। बिल्कुल, क्योंकि आपको धीरे धीरे करके आपको इसी प्रकार पता लगेगा कि यहाँ पर ये गलती हो रही है, यहाँ पर ये सही हो रहा है, ठीक है ना। ये आपको कैसे पता लगेगा? ये आपको अभ्यास से पता लगेगा, ठीक है। अब ये हो गई हमारी खरीचा सूत्र की शर्त, ठीक है। अब लेते हैं हम एक सूत्र है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। सूत्र क्या हमारा? यरो अनुनासिके अनुनासिको वाह। सामान्य पढ़ लेते हैं, कोई वो नहीं है आपका कि जब आपको अभी जरूरत पड़ेगी इसकी, पर फिर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र, इस सूत्र की शर्त है आपकी, इसको चाहिए यर्द। क्या चाहिए इसको? यर्द। अब ये बताइए, कोई बता सकता है मेरे को यर्द में कौन कौन से वर्ण आते हैं? और को छोड़ के सारे आ जाएंगे ना? आपको छोड़कर सारे, बिल्कुल। तो हा को छोड़कर, हा को नहीं लेना है, सारे ले लेने, ठीक है, टोटल ले लीजिए, समझ गए। अब लिखूं कैसे इसको, ठीक है ना। अब इसको मतलब ये समझ लीजिए, यर प्रत्याहार में आपके हा को छोड़कर, हा मतलब हकार, हकार को छोड़कर सारे व्यंजन आते हैं। सारे क्या आते हैं? व्यंजन, ठीक है। अब ये सूत्र कहता है अनुनासिके, आदेश क्या करेगा? अनुनासिक करेगा। आदेश क्या करेगा महोदय? अनुनासिक करेगा। कब करेगा? जब बाद में अनुनासिक वर्ण बाद में हो, ठीक है। अब ये तो समझ गए हम कि अनुनासिक वर्ण, ये अनुनासिक होता क्या है, ठीक है। तो हम लोग अनुनासिक व्यंजन क्या होता है ये बताइए। अनुनासिक व्यंजन वर्ग का 5वां अक्षर मतलब से उच्चारण, न्य, म, ये 5 आपके क्या है? आपके ये 5 वर्ण, ये आपके अनुनासिक वर्ण है, ठीक है। समझ में आपको?
अब आपको क्या करना है, देखिए याद रखिएगा, झल प्रत्याहार, यर प्रत्याहार में आपके झल प्रत्याहार के वर्ण भी आते हैं कि नहीं आते हैं? ठीक है, तो मतलब कि एक स्थिति आपकी ऐसी हो सकती है कि तीनों के तीनों आपके झल में आते हो, ये सूत्र की प्रवृत्ति भी होगी, ये की भी होगी, ये इसकी भी होगी, मतलब स्थानीय तीनों का एक ही मिल जाएगा। ठीक है, पर आपको पता कैसे लगेगा क्या करना है, वो आपको निमित्त को देख करके पता लगेगा। निमित्त को देखकर, यदि नियमगणनम में आपके कौन से वर्ण आते हैं? 5 पंचम वर्ण आते हैं। ठीक है, पांचवें। झष में आप झलाम झषसी में कौन से आते हैं? चौथे तीसरे। 4 और 3 और 2 1 में किस और उसमें किस में आते हैं? खर में 2 और 1। ठीक है, अब आपको दिया मैंने वाक शब्द। ठीक है, ठीक है, अब वाक शब्द के बाद में आपका मान लेते हैं वाक के बाद में क्या लेंगे? वाक प्लस एक मिनट, इसमें कोई वाक, एक तो हो गया आपका वाग मुखम। वाग मुखम तो एक वो अलग हो गया। वाग्मयी नहीं, वाग्मयी तो मकार नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए झल ऊष्म वर्ण कोई। तो ऐसा मान लीजिए कि जैसे बुध ले लेते हैं। ठीक है, वाक को क्षति लगा लेते हैं। वाक को सती, वाक को सती, सॉरी क्षति हो धी आ जाएगा। गया। ठीक है, वाक प्लस धी आया, वाग आपका आया, वाग प्लस क्या है अपना? सती, सती आया, और वाग प्लस आपका आया मयम। ठीक है, अब देखिए कि यहां पर आपका तीनों में ग है कि नहीं है? तीनों में आपका झल है। आप इसको इसमें भी आप कर सकते हो। कार्य स्थानीय आपका एक ही है, पर कार्य अलग अलग होंगे। कार्य क्या होंगे महोदय? कार्य अलग अलग होंगे। कैसे होंगे अलग अलग? निमित्त को देख करके। निमित्त क्या है आपका? पहला देखिए, जैसे पहला निमित्त आपका क्या है? धा। तो धा आपका किस में आ जाएगा? झष में आता है कि धा? पहले धा को पता करिए, धा किस में आता है? चतुर्थ में आता है। अर्थात चतुर्थ वर्ण बाद में होगा, तो क्या करना है आपको? गा के स्थान पे तृतीय करना, मतलब गा का गा ही रहेगा। ठीक है महोदय। अब उसके बाद में आपका आया सा, आया सा किस में आता है आपका? खर में। ऊष्म खर में, खर में आता है। ऊष्म मत बोलिए, खर। ऊष्म में हा नहीं आता है, सॉरी ऊष्म में हा भी आता है, पर खर में हा नहीं आता है। ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर सा मिल गया, तो आपका निमित्त चेंज हो गया। निमित्त चेंज होने से वैसे क्या हो गया है? स्थानीय आदेश भी आपका चेंज हो जाएगा, तो वाक हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब बाद में ना तो आपका चतुर्थ तृतीय है, ना आपका द्वितीय प्रथम है, और ना तीनों शकार है। क्या है बाद में आपका? न्य म गणनम में से म है, मतलब पंचम वर्ण है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? ये कहता है कि पंचम यर के स्थान पर पंचम वर्ण होता है कब? पंचम वर्ण के परे होने पर। ये सूत्र का अर्थ हो गया। इसके ना क्या अर्थ हो गया? कि यर के स्थान पर पंचम वर्ण होता है पंचम वर्ण के परे होने पर, या फिर ये कह सकते हैं यर के स्थान पर अनुनासिक होता है अनुनासिक परे होने पर। ठीक है, स्थान पर सामान्य पढ़ रहे हैं आपको, इसलिए सामान्य तौर पर बता रहा हूं। अब ग के स्थान पर पंचम वर्ण क्या होगा? अंग। न क्या बन गया? वांगमयम, वाक्शति। ठीक है, और फिर बाद में इसको क्या कहते हैं? अलग हो जाएगा। ठीक है, बस इतना छोड़िए, सोचिए कि आपका ऊपर स्थानीय एक था। ठीक है, आपको कैसे पता लगना है कि यहाँ पर किस सूत्र की प्रवृत्ति होगी? पता लगा मुझे आपको कि आप 3 सूत्रों में तुलना कर सकते हैं आपस में कि कैसे कौन से सूत्र की प्रवृत्ति होगी। बताइए अब। झल अधिष्ठान में होगा और निमित्त में झष होगा, तो जश होगा, आदेश होगा। मतलब आपका निमित्त, यदि झल निमित्त मुख्य महोदय। हाँ, ठीक है ना। निमित्त खर होगा। हाँ, निमित्त झष। यदि निमित्त झष है तो आदेश चेंज हो जाएगा, झष। निमित्त यदि खर है तो आदेश हो जाएगा चर।
निमित्त यदि पंचम वर्ण है तो आदेश का जाएगा पंचम वर्ण। पंचम वर्ण। पंचम वर्ण का उदाहरण ज्यादा दिखाता हूँ, आप लोगों ने इसको तो समझ ही लिखा है, ठीक है। पंचम वर्ण का उदाहरण देख लीजिए, क्योंकि टाइम होने वाला है, 2 मिनट बचे हैं। हाँ देखिए, पुगात यहाँ, ठीक है। चिन्मयम, चिन्मयम, चित्त, अब देखिए चित्त शब्द है, चित्त में त है और उसका तो आया मयम, तो ता को क्या कर देंगे, माँ बाद में है पंचम वर्ण, तो ता को ना कर देंगे तो चिन्मयम हो जाएगा, ठीक है। तवर का पंचम वर्ण, ठीक है। चिन्मय मिशन का नाम मतलब चिन्मय हो गया, चिन्मयम, ठीक है। अब पुगात है, पुगात में आपने ता को क्या किया, यहाँ है मतलब यहाँ, तो से क्या कर दिया, चा कर दिया, ठीक है। अब चा करने के बाद में पुगाच हो गया, क्या हो गया, पुगाच। अब पुगाच के बाद में पंचम वर्ण है कि नहीं अभी तक है, तो आपने क्या कर दिया, उसको भी, चा को भी यहाँ कर दिया, तो पुगाच यहाँ, सॉरी पुगा यहाँ, ठीक है। षड शब्द है आपका, क्या है, षड। अब इसमें डा को क्या कर देंगे आप, माँ बाद में है पंचम वर्ण, तो षड को भी पंचम वर्ण करके ना कर दे, षण्मुखम, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, ये सूत्र विकल्प से काम करता है। क्या सूत्र करता है ये, विकल्प से काम करता है, मतलब एक पक्ष में करेगा, एक पक्ष में नहीं करेगा। तो एक पक्ष में क्या बनेगा आपका, वांगमुखम, और दूसरे पक्ष में आपका क्या बनेगा, वाग्मुखम। षण्मुखम, षड्मुखम, एतद मुरारी, एतद मुरारी, एतद मुरारी, एतद में द है और उसका में मुरारी का तो है, ठीक। आपको क्या करना है, आपको पंचम कर दिया, द के स्थान पे क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, ठीक है। एतद मुरारी, ठीक है। त्रिष्टुभ है, त्रिष्टुभ में आपका ब है, बाद में नमति है, तो ब को पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, मां हो जाएगा, त्रिष्टुम नमति, त्रिष्टुभ नमति। समझ में आपको, इतना समझ में आया, बाकी अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है, ठीक है। नमो नमः सर्वेभ्यः, पुनः मिलामः। धन्यवाद, नमो नमः। नमो नमः।